नमस्कार, आज है 17 फरवरी, दिन शुक्रवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। हो जाइए तैयार दिन भर की तमाम अहम खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। चुनाव आयोग से उद्धव गुट को लगा बड़ा झटका। आयोग ने शिंदे गुट को दिया शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार को लेकर बनने वाली कमेटी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन। कोर्ट ही तय करेगा कमेटी के नाम। सरकार के सीलबंद लिफाफे को किया खारिज। टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने दिया इस्तीफा। जी न्यूज के प्रोग्राम गेम ओवर का बड़ा असर। चेतन शर्मा ने किए थे कई बड़े खुलासे। कमजोर कनेक्टिविटी को लेकर टेलीकॉम कंपनियों का दावा। लो क्वालिटी मोबाइल फोन की वजह से कनेक्टिविटी पर असर। दूरसंचार विभाग से बात करने की दी सलाह। गैर जरूरी कॉल से निपटने के लिए एआई की मदद लेगा ट्राई। टेलीकॉम रेगुलेटर का दावा, अगले 2 महीने में लोगों को मिलेगा गैर जरूरी कॉल से निजात। बाजार में 3 दिनों से जारी तेजी पर लगा ब्रेक। निफ्टी करीब 100 अंक टूटकर 17,950 के नीचे हुआ बंद। आईटी, रियल्टी, बैंक और फार्मा शेयरों में तेज गिरावट। और कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान में फूटा महंगाई बम। पेट्रोल और डीजल के बढ़े दाम। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। पाकिस्तान की मदद करने में क्यों हिचकिचा रहा है आईएमएफ। और इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद में उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है। जी हां, चुनाव आयोग ने शिवसेना और पार्टी सिंबल को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद शिवसेना का नाम और पार्टी का निशान उद्धव ठाकरे गुट से छिन गया है। इलेक्शन कमीशन ने एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी का नाम और शिवसेना का प्रतीक, जो कि तीर कमान है, वो सौंप दिया है। बता दें कि पिछले साल जून में जब एकनाथ शिंदे ने तख्ता पलट किया था, बगावत की थी, तो पार्टी में 2 गुट उभर आए थे। पार्टी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के समर्थकों में बंट गई थी। शिंदे गुट की बगावत के बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की और देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। और इस तरह से बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना का गठबंधन सामने आया। और तब से ही विवाद चल रहा था कि आखिर असली वारिस शिवसेना का कौन होगा उत्तराधिकारी बाला साहेब ठाकरे का। तो अब इलेक्शन कमीशन ने जो आज फैसला दिया है, उसके मुताबिक ओरिजिनल शिवसेना का जो दर्जा है वो दिया गया है शिंदे गुट को। चुनाव आयोग के फैसले के बाद इस पर प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई हैं। विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले देखिए क्या कह रहे हैं पार्टी नेता इस फैसले के बाद। बाळासाहेब आणि आनंदीगे साहेबांच्या विचारांचा विजय आहे आणि बाळासाहेबांच्या विचारांचा आणि आम्ही घेतलेला जो निर्णय आहे त्या विचारांबरोबर एकरूप झालेल्या आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि असंख्य हजारो लाखो शिवसैनिकांचा हा विजय आहे। हा लोकशाहीचा विजय आहे। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष्य बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम लोग पहले दिन से इस बारे में कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अलग अलग पार्टियों के बारे में इसके पहले के अगर आप निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय उन्होंने दिए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो विश्वास था, आज उस विश्वास को पूरे तरीके से बल मिला है और असली शिवसेना, बाला साहब के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, ये एकनाथ शिंदे जी की ही है। सरकार बनी, कहा जाता है कि सरकार करोड़ों रुपए ऊपर से नीचे तक पानी की तरफ आया। वो पानी कहाँ तक पहुँचा है
और हमारे सहयोगी चैनल जी 24 तास के संपादक नीलेश खरे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी बहुत बहुत स्वागत। आप जैसे जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, क्या एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा होगा कि नाम और पहचान दोनों चला जाएगा उद्धव से? जो मुख्य तौर पर इस लेवल के फैसले का कोई अंदेशा नहीं था, ना ही कोई सुगबुगाहट के ऐसा कोई फैसला हो सकता है, क्योंकि माना ये जा रहा था कि चलिए फैसला क्या हुआ है ये सबको पता है। बात यह है कि अब चलिए राज ठाकरे जी के पास एक विधायक है और एक विधायक अगर कल ये तय करे कि मुझे राज ठाकरे के मनसे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में नहीं रहना है और वो कल अगर दूसरे किसी पार्टी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं या दूसरा गुट बनाना चाह रहे हैं, तो क्या आप पूरी की पूरी पार्टी का टाइटल वो एक विधायक को दे दोगे? तो सवाल यहाँ पर हो रहा है, आपने जो फैसला दिया है वो एक प्रेसिडेंस क्रिएट कर रहा है जो कि आने वाले दिनों में देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर असर करेगा। तो आज दिया गया फैसला जरूर चैलेंज होगा, पर चैलेंज होने के बाद भी अगर हम पूर्व इतिहास को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि अगर चुनाव आयोग कोई फैसला करता है तो उससे या उसमें इंटरफेयर करने का उनका कोई अधिकार नहीं है संवैधानिक, क्योंकि वो कंप्लीटली अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हम उनके फैसलों को रिव्यू नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते। तो साफ है कि ये फैसला अंतिम हो सकता है इस स्थिति में, अगर पुराने सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट के देखा जाए तो इससे ये साफ है कि उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना और शिवसेना का चिन्ह दोनों पूरी तरह से निकल गया है और अब पूरे स्क्रैच के तौर पर वापस उद्धव ठाकरे को, ठाकरे परिवार को लेकर आगे चलना होगा और शिवसेना को खड़ा करना होगा। बट ईसी को क्या ये जो आप कह रहे हैं जो पुराने रूल्स के हवाले से ईसी को ये कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मॉरली कहा जा रहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कम से कम तब तक आप अपना फैसला होल्ड पर रखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक बार जो है जजमेंट आ जाने दीजिए, उनका ऑब्जर्वेशन आ जाने दीजिए, उसके बाद दीजिए। तो क्या ये ईसी का कॉन्फिडेंस है, उनको मालूम है कि हमारे फैसले पर कोई इफ नो बट कुछ नहीं होगा, इसलिए सुना दो? जी देखिए, वैसे भी इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल अगर पूरे हम 70 साल का देखें तो केवल 5 से 10 साल का कार्यकाल ऐसा है कि जो इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली काम करते हुए नजर आया था। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल वहाँ पर भी रहती है। तो साफ है कि कई सारे फैसले जो होते हैं उसके पीछे कई सारे भविष्य के नतीजे तय करने का प्रयास होता है। तो जो भी फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रही है। आज की तारीख जो है वो 21 मार्च को गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज पर चर्चा कर रहा है, राबिया मामले पर चर्चा कर रहा है। तो ऐसे में 21 तारीख को जो फैसला आएगा उसका असर यहाँ पर होते नजर आएगा। पर फैसला पहले ही आ गया है। अगर इस फैसले से पहले डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला आना जरूरी था, जैसे कि आपने कहा, वो आया नहीं है। तो इससे हम है ना इस प्रकार की ऐसी स्थिति बना रहे हैं राजनीति में जो कि आने वाले दिनों में राजनीतिक तंत्र पर और संवैधानिक प्रक्रिया पर विश्वास किसी का नहीं बचेगा। तो ये जरूरी होगा कि हमें इन पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की विश्वासार्हता बरकरार रखते हुए फैसले करने होंगे, फिर वो चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे को जाए ना जाए। पर हमें कम से कम लोगों में ये परसेप्शन देना होगा कि हम जो भी फैसले कर रहे हैं वो न्याय के आधार पर कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं फ्यूचर ऑफ उद्धव ठाकरे। जैसा कि मैं सुन रहा हूँ वो कह रहे हैं कि साहब हमारे पास, हम तो जनता के पास जाएंगे। क्या आपको लग रहा है ख़ास तौर से अगर हम उद्धव गुट के जो सिपह सालार हैं उनका अगर बयान सुने तो वो कह रहे हैं कि साहब जनता हमारे साथ है, हम दोबारा से खड़ी करेंगे पार्टी को। तो क्या आपको लग रहा है कि एक तरह से उन्होंने वस्तु स्थिति स्वीकार कर ली है, फाइटिंग जैसी स्पिरिट नहीं लग रही है, स्वीकार कर लिया और कह रहे हैं कि चलो जाते हैं, अब फिर से शुरू करते हैं? नहीं, मेन ये है कि हाथ से चिन्ह गया है, ये तो मान चुकी है शिवसेना इससे पहले ही। ठीक है, जब मशाल मिला, चिन्ह के तौर पर मिला था, तो मशाल उन्होंने उसी प्रकार से प्रमोट किया था कि जैसे ये हमेशा के लिए अब मशाल जो है वो शिवसेना का चिन्ह होगा। तो ये साइकोलॉजिकल तौर पर तय हो गया है कि भाई हमारे पास चिन्ह नहीं है, पर पार्टी का टाइटल भी हमारे हाथ से छूट जाएगा। इस पर शायद शिवसेना अब तक मानसिक तौर पर तैयार नहीं थी। अच्छा। बड़ा झटका है खुद ठाकरे परिवार के लिए और उनके सिपह सालारों के लिए भी। 8:30 बजे उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें चित्र साफ हो जाएगा कि वो आने वाले दिनों की रणनीति क्या होगी। ठीक है, पर अगर हम पिछले कुछ दिनों में आए सर्वेज की बात करें महाराष्ट्र के, तो वहां पर
सी वोटर का जो सर्वे बीच में आया था उसमें साफ तौर पर यह संकेत मिले थे कि 48 सीट्स में से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ये गठबंधन अगर एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ता है तो 34 से ज़्यादा सीटें उनके पास जा सकती है। अच्छा। ऐसे में ये तो साफ है कि स्थितियां बदल रही है राज्य की। राजनीति महाराष्ट्र में मराठी का मुद्दा बहुत ही अहम है। ऐसे में फिर एक बार मराठी का मुद्दा जो है वो जोर पकड़ सकता है और वो कहीं ना कहीं कुछ अलग फैसले दे सकता है आने वाले दिनों में चुनाव में। ओके। तो जनता के कोर्ट में क्या फैसला आएगा यह आज हम नहीं कह सकते। एब्सोल्युटली। पर साफ तौर पर लोगों में जिस प्रकार का फैसला आया है वो उन्होंने सहजता से स्वीकारा नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं, जब लोगों से बात कर रहे हैं, फिर वो एलिट क्लास मराठी हो वोटर या फिर सी क्लास वोटर हो, दोनों में संभ्रम की स्थिति है और वो ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि ये फैसला ऐसे कैसे आ गया है। तो अब तक ये तय नहीं है कि किस प्रकार का रिएक्शन पब्लिक से आएगा और चुनाव में तो क्या आएगा। तो आज ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, बहुत संक्षेप में, अब उद्धव ठाकरे किस पहचान के साथ, चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम तो गया, तो अब वो किस पहचान के साथ जाएंगे? बाला साहब ठाकरे का नाम, लेगेसी, या जो उन्होंने अपनी जो रिसेंटली अपनी पॉलिटिकल विचारधारा में कुछ इम्प्रोवाइजेशंस किए हैं, क्या उसके साथ जाएंगे या वापस बाला साहब ठाकरे, हार्डकोर हिंदुत्व और जो उनकी जो परंपरागत आइडियोलॉजी है उस पहचान के साथ जाएंगे? देखिए, परंपरागत आइडियोलॉजी के साथ जाने के लिए उन्होंने ऐसे कोई रास्ते नहीं छोड़े हैं कि वो वापस उस ट्रैक पर चले। उनके पास अगर कोई आइडेंटिटी है, ब्रांड है, तो वो है उद्धव के पीछे लगा हुआ बाला साहब ठाकरे। एब्सोल्युटली। उसी नाम पर वो आने वाले दिनों में राजनीति करते नजर आएंगे। वो ठाकरे ही नाम है जो शिवसैनिक मानते हैं, जानते हैं और मराठी लोगों में एक मानसिक तौर पर आधार भी है उन्हें कि वोटर हमारे साथ आएंगे। तो ज़रूर यहाँ पर वो इसी ब्रांड का इस्तेमाल करते नजर आएंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से राजनीतिक ताकतों ने व्यवस्था का इस्तेमाल कर हमें झुकाया है। ओके। तो यही उनका एक प्रचार की रणनीति होगी। शरद पवार उनके साथ है, आज तो है, कल होंगे नहीं, पता नहीं। Absolutely. हाँ, और कांग्रेस इन दिनों तो साथ में नजर आ रही है। तो ये गठबंधन अगर साथ में जाता है तो जरूर कुछ परिणाम दिखा पाएगा। तो एक तरह से वो राजनीति के चक्रव्यूह में खुद को अभिमन्यु की तरह दिखाएंगे कि कैसे उनको घेर कर मार दिया गया। एकदम। और इसका फिर शायद वो कुछ इमोशनल मैसेजिंग करके, उसका पैकेजिंग करके जनता के बीच में जाएं। लेकिन आपने सही कहा कि जनता अभी क्या ले रही है, अभी आने वाले दिनों में किस तरह से परसीव करेगी इस पूरे इश्यू को, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल एक दिलचस्प मोड़ पर महाराष्ट्र की राजनीति। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला इस विश्लेषण के लिए। थैंक यू। आइए इस चर्चा के बाद अब रुक करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरीज का। कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। देश की जनता महंगाई की मार से बेहाल है और रोटी पानी को लेकर दूध चाय के लिए मोहताज नजर आ रही है। पहले से ही परेशान आम लोगों को अब यहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुए इजाफे ने एक और झटका दे दिया है। पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की। पाक सरकार ने पेट्रोल के दाम में 22 रुपये 20 पैसे की बढ़ोतरी कर दी और इस बढ़त के बाद यहां पेट्रोल 272 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इसके साथ ही डीजल का दाम 17 रुपये 20 पैसे बढ़ाया गया है। अब यहां डीजल 280 रुपये प्रति लीटर हो गया है। सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि रसोई गैस के दाम भी यहां आसमान पर पहुंच चुके हैं। रोजमर्रा की जरूरत का सामान जैसे आटा यहां 120 रुपये प्रति किलो है। दूध 210 रुपये प्रति लीटर और टमाटर जो है वो 130 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। पाकिस्तान ने पेट्रोल और डीजल के दाम ऐसे वक्त पे बढ़ाए हैं जब यहां पहले ही महंगाई आसमान पर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब पाकिस्तान में पहले से ही महंगाई चरम पर है तो क्यों और दाम बढ़ाए गए? इसका जवाब एक ही है, IMF की मदद की दरकार। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान IMF से मदद की गुहार लगा रहा है। हालांकि IMF ने मदद देने के लिए कुछ शर्तें रखी थी। IMF ने खास तौर पर गैर जरूरी सब्सिडी को खत्म करने के लिए आमदनी का स्थायी स्रोत तलाशने के लिए कहा था, जिसका नतीजा ये है कि अब पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी खत्म की जा रही है। बुधवार को पेश किए गए मिनी बजट में 170 अरब पाकिस्तानी रुपए के नए टैक्स लगाए गए हैं। IMF ने ये डिमांड इसलिए रखी थी ताकि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को सही दिशा में लेकर जाए और उसे कुछ गारंटी मिले कि कुछ कमाई करेंगे, सब्सिडी में नहीं दे देंगे सारा पैसा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सही दिशा में ले जाने के लिए जो कदम उठाने पड़ते हैं उससे महंगाई होती है।
गैस, बिजली, पेट्रोल पर दी जाने वाली सब्सिडीज खत्म करनी पड़ती है और इन कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से स्वाभाविक रूप से ये जो स्थिति आई है नहीं थी। लेकिन पाक सरकार का वित्तीय घाटा कम होने के इससे आसार भी हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार श्रीलंका की तरह ही लगभग खाली हो चुका है। पिछले हफ्ते ये गिरकर $3 अरब से भी नीचे पहुंच गया था। यानी कि पाकिस्तान के पास अब देश चलाने के लिए 1 महीने से भी कम वक्त का खर्च बचा हुआ है। अब पाकिस्तान को सिर्फ IMF से मदद मिलने की उम्मीद ही बची है। इसलिए ये पेट्रोल डीजल की कीमतों में सब्सिडी का खत्म करने का ऐलान किया गया। लेकिन पाकिस्तान के ये जो आंतरिक हालात हैं ये क्या बता रहे हैं, और क्योंकि हमारा पड़ोसी है और ऐसा पड़ोसी है जिससे हमेशा हमें कोई ना कोई दर्द मिलता रहता है, एक सरदर्द की तरह है, तो ऐसे में अगर वहाँ हालात ख़राब हो रहे हैं तो हमारे लिए ये कौन सी स्थिति है? क्या ये कंफर्टेबल पोजीशन है हम लोगों के लिए, या हमारे लिए भी थोड़ा और चिंताएं बढ़ रही हैं? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विदेश मामलों के जाने माने जानकार SD मुनी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनी सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत सर। कैसे एनालाइज करेंगे सर पाकिस्तान की सिचुएशन को? एक्सपेक्टेड लाइंस पर तो है, क्योंकि IMF की मदद आपको चाहिए तो ये आपको कदम उठाना था, लेकिन क्या सिचुएशन जो है वहां पर वो सुधरती भी नजर आएगी इसके बाद, या और बिगड़ती भी आप देख रहे हैं सर? सुधरती हुई तो खास नजर नहीं आएगी, लेकिन IMF के असिस्टेंस से जो उनकी डेट सिचुएशन है वो कुछ ठीक होगी, लेकिन इसका जनता में बहुत बुरा असर पड़ सकता है। मैंने बहुत सारे बयानात पढ़े हैं पाकिस्तानी अखबारों में भी कि वहाँ का आम आदमी गेहूं को लेकर, पेट्रोल को लेकर, दूध को लेकर जो सब आपने बताए हैं, बहुत चिंतित है और बहुत परेशान है। लोग 2-2 दिन से खाना नहीं खाते हैं। गरीब लोगों का ये हाल है, और इलीट लोग हैं जो पहले ही संपदा लेके रखे हुए हैं, उनको ज्यादा इसका असर नहीं होगा। और यही वजह है कि IMF ने ये कंडीशन रखी। आपको याद होगा IMF बात कर रहा था पाकिस्तानी अधिकारियों से, और बातचीत बीच में छोड़कर अब IMF ने ऑनलाइन डिस्कशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पहले ये कंडीशन लगाई कि आप इस पैसे को इकट्ठा कीजिए और अपने साधन बढ़ाइए, वरना हम कुछ नहीं करेंगे। इसकी सबसे बड़ी एक वजह यह है कि पिछले कम से कम 3 IMF लोन्स जो दिए गए थे, उसमें जो कंडीशंस IMF ने लगाई थी वो पाकिस्तान ने नहीं मानी, और इसीलिए इस बार IMF ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है, जिसकी वजह यह है कि वहाँ के हालात बदतर हो सकते हैं, वहाँ आंतरिक शांति बिगड़ सकती है। वैसे भी टेररिज्म वहाँ बढ़ रहा है TTP का, तो ये देखते हुए स्थिति खराब है पाकिस्तान में। एब्सोल्युटली सर। और ये जो खराब स्थिति है, जैसा आपने जिक्र भी किया, सीरीज ऑफ डिजास्टर्स वहाँ पर आए, जो कैटास्ट्रॉफिक फ्लडिंग हुई वो हम सब जानते हैं, उसने कमर तोड़ी पाकिस्तान की। पॉलिटिकल पैरालिसिस आया, उसने पूरा स्थिति को अस्थिर कर दिया पाकिस्तान में। इन्फ्लेशन की स्थिति हम देख रहे हैं, और जो आपने कहा TTP का जो रिसर्जेंट जो टेरर हुआ है वहाँ पर, उसका जो थ्रेट बढ़ा है, उससे एक फुल ब्लोन क्राइसिस की तरफ पाकिस्तान आया है। लेकिन सर पूरी दुनिया के लिए एक न्यूक्लियर आर्म्ड रीजनल पावर जिसे कहा जाता था, मतलब मैं कम से कम न्यूक्लियर आर्मामेंट के हवाले से तो ये कहा जा सकता है कि एक रीजनल पावर थी, तो इसका एक कोलैप्स होना, एक न्यूक्लियर पावर का कोलैप्स होना क्या बताता है हमारी रीजनल स्टेबिलिटी और दुनिया के लिए? देखिए, मैं नहीं समझता हूं कि विश्व की जो शक्तियां हैं, खासतौर से जो पाकिस्तान में इंटरेस्ट रखती हैं, चीन है, सऊदी अरेबिया है, अमेरिका है, वो पाकिस्तान को कोलैप्स होने देंगे, ऐसा मेरा मानना है। कि कोलैप्स इसलिए नहीं होने देंगे कि उनके अपने बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। चीन ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट उसमें कर रखा है, सऊदी अरेबिया ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन ये कोई भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से खुश नहीं है। इसलिए उन लोगों ने भी, चीन ने भी, देखिए आजकल चीन और पाकिस्तान के बीच में भी थोड़ा बहुत तनाव चल रहा है। इस्लामाबाद से उन्होंने अपना कॉन्सुलेट वापस ले लिया। टेररिज्म को यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने पाकिस्तानी टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। तो फर्क हो रहा है, लेकिन वो इसको पाकिस्तान को कोलैप्स नहीं होने देंगे। और सही माने में अगर हम सोचें तो पाकिस्तान का कोलैप्स होना हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका स्पिल ओवर जो है वो हमारी तरफ आएगा।
और कोई देश नहीं है जो उसको संभाल पाएगा। जब जब पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ है, हाँ। पॉलिटिकल क्राइसिस आई है, तो लोग भाग के यहाँ आए हैं और यहाँ शरण दे के यहाँ हमारे ऊपर दबाव उसका बढ़ा है। इसीलिए हमको ये सोचना चाहिए कि इसके जो परिणाम होंगे वो हमारे लिए भी अच्छे नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि कोलैप्स नहीं होने देंगे, प्रेशर पाकिस्तान पर बढ़ेगा और पाकिस्तान को ये मालूम है अब कि उस प्रेशर का उनको रेस्पॉन्स देना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे लिए भी ये चिंता का विषय तो है, लेकिन सर हम कर क्या सकते हैं? भारत अभी किस स्थिति में है? ठीक है, उनके जो वेस्टर्न अलायंस हैं और चाइना है, वो तो चलिए उनको कोलैप्स होने नहीं देगा क्योंकि उनके इंटरेस्ट, उनके स्टेक्स वहाँ पर हैं। बट भारत के लिए क्या है? हम स्थिति को बिगड़ता हुआ देख भी नहीं सकते हैं और खुले तौर पर हम कुछ मदद का हाथ आगे बढ़ा दें, ऐसी स्थितियां भी नहीं हैं। तो हमें क्या करना होगा भारत को? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। वो हमारी मदद ओपनली लेंगे भी नहीं। आपको याद होगा जब कश्मीर में भूकंप आया था पहले, कुछ साल पहले, तो हमने मदद ऑफर की थी। उन्होंने कहा आपके हेलीकॉप्टर और जहाज जो आएंगे वो इंडियन झंडा लगा के नहीं आने चाहिए। तो इस तरह की बकवास पाकिस्तान करता है क्योंकि उसकी अपनी आइडेंटिटी का सवाल है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान गुहार कर रहा है हिंदुस्तान से कि हमसे बातचीत करो, हमारे साथ नॉर्मल संबंध रखो। कश्मीर का मसला उछालते हैं वो क्योंकि फौज का प्रेशर भी है उनके ऊपर, लेकिन बात करने की गुहार कर रहा है। और मैं समझता हूं कि हमारी तरफ से भी ये बात सोची जा रही है कि कहां तक हम पाकिस्तान से बातचीत शुरू करें, और अगर व्यापार वगैरह शुरू हो तो उससे पाकिस्तान को थोड़ी बहुत मदद मिलेगी, राहत मिलेगी। क्योंकि और सारे रास्ते जो है पाकिस्तान के, जैसा मैंने कहा चीन के साथ भी, सऊदी अरेबिया के एक प्रिंस ने कहा कि देखिए पाकिस्तान का एलीट जो है वो बहुत भ्रष्ट है, वो एक रेंटियर इकोनॉमी को चलाता है, उस पे किराया वसूल के खाते हैं। और आप मुझे गालिब का शेर याद आ रहा है, कर्ज की पीते थे मैं और सोचते रहते थे हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो ये पाकिस्तान की फाका मस्ती रंग ला रही है। क्योंकि देखिए जब सोवियत यूनियन का मसला अफगानिस्तान में आया था तो करीब $70 बिलियन उनको अमेरिका से मिले असिस्टेंस के, और वो सब फौज और फौज से लगे हुए लोगों ने। और आज भी जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे ज्यादा सुरक्षित और संपन्न रिटायर्ड फौजी लोग हैं, और फौज उसका सबसे ज्यादा हिस्सा बजट का लेती है। तो जब तक इन मसलों में सुधार नहीं होगा तो पाकिस्तान का कोई निर्माण नहीं होने वाला है। एब्सोल्युटली सर। अच्छा, भारत के साथ एक और प्रॉब्लम ये हो गई है सर कि सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। आप श्रीलंका उठा के देख लीजिए, वहाँ पर क्राइसिस, बांग्लादेश में क्राइसिस, नेपाल में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है और वहाँ पर जो एक्सचेकर का जो बोझ है वो अलग बढ़ रहा है। और ऐसे में अब अफगानिस्तान जब से वहाँ पर तालिबान ने टेक ओवर किया है, वहाँ पर अनस्टेबिलिटी है, एक डिस्ट्रेस है, एक ट्रस्ट की भी डेफिसिट है बहुत बड़ा। और ऐसे में पाकिस्तान, तो अब ये भारत के लिए ओवरऑल टैकल करने के लिए सर हमारी नीति क्या होनी चाहिए? क्या हम सिंगल टैकल शुरू करें, पाकिस्तान को अलग, बाकी पड़ोसियों को अलग, या एक कॉम्प्रिहेंसिव नीति हो जिसमें हम सारे पड़ोसी देशों को टैकल करने की नीति बनाएं सर? नहीं, पाकिस्तान दूसरे पड़ोसियों के साथ फिट नहीं बैठता है। हाँ। इसलिए श्रीलंका को मदद कर रहे हैं, नेपाल को मदद कर रहे हैं, मालदीव्स को मदद कर रहे हैं, बांग्लादेश को जहां तक हो सके मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान की अलग ही कैटेगरी है और चीन की उससे भी अलग कैटेगरी है। तो इन दो पड़ोसियों को साथ किसी के नहीं मिलाया जा सकता है। हमें जहां तक संभव है, श्रीलंका की हमने मदद की है और बहुत सारी मदद की है, और जहां तक संभव है इन सब देशों की मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान को साफ कहना चाहिए, जैसा हमने कहा भी है, कि जब तक टेररिज्म को बंद नहीं करेंगे और एक हॉस्टिलिटी का जो एटीट्यूड है वो खत्म नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान से मधुर संबंध नहीं हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने अगर गुजारिश की है तो नॉर्मल संबंध बनाने की तरफ हमें भी कैलकुलेटेड रिस्पांस देना चाहिए।
कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स। एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे, कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स किस रूप में हो, और ये जो टीटीपी का उदय वहां पर हो गया है, आतंकवाद जबरदस्त तरीके से वहां पर पाकिस्तान में सिर उठा रहा है, स्वाभाविक रूप से वो हमारे लिए सिक्योरिटी के इश्यूज भी क्रिएट कर रहा है, तो हमारे लिए अभी क्राइसिस ये कूटनीतिक वाला ज्यादा है या सिक्योरिटी वाला ज्यादा लग रहा है सर आपको? नहीं, सिक्योरिटी वाला तो है ही है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो है ही है, लेकिन टीटीपी का जो टेररिज्म है वो पाकिस्तान पे ज्यादा भारी पड़ रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान उलझा हुआ है कि क्या करना चाहिए। यही वजह है कि उन्होंने बातचीत हमसे करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो सिक्योरिटी का मामला पहला है, लेकिन टीटीपी से पाकिस्तान को उलझने दीजिए। पाकिस्तान ने उसको खड़ा किया है, और अब उनके अफगानिस्तान में अलकायदा के साथ उनकी जड़ें हैं, वो पाकिस्तान संभाले, पाकिस्तान उसको बिगाड़ रहा है। लेकिन जहां तक दूसरा प्रश्न है, डिप्लोमेसी का प्रश्न है, वो एक बात से बात चले, अगर वो बात करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं हमें कोई रास्ता निकालकर उनसे बातचीत शुरू करनी चाहिए। और बातचीत शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी इंटरेस्ट और अपनी कंडीशंस को कॉम्प्रोमाइज करें, लेकिन बातचीत पहले भी होती थी, अटल बिहारी जी ने भी की, मनमोहन सिंह ने भी की, इसलिए बातचीत मोदी जी ने भी उसके प्रयास किए। तो अगर वो बातचीत करने को कह रहे हैं तो हमें उसके ऊपर सोचना चाहिए और पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो कुल मिला के पाकिस्तान चारों तरफ से एक बड़े क्राइसिस से घिर चुका है। टीटीपी का उदय पाकिस्तान के भीतर उसके लिए टेररिज्म से जुड़ी, सुरक्षा से जुड़ी संबंधी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो उसके ओवरऑल इकोनॉमी की क्राइसिस बनकर उभर रहा है। अब कैसे निपटता है पाकिस्तान, ये तो वहाँ के हुक्मरान जाने, लेकिन जनता वहाँ की परेशान है, और ऐसे में भारत की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर हमने विस्तार से चर्चा करी। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला मुनी सर हमारे दर्शकों के लिए, थैंक यू सर। तो एक तरफ जहां पाकिस्तान कंगाली से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब शहबाज सरकार इमरान खान से बदला लेने पर अड़ गई है। इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, और इसे लेकर इमरान समर्थकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इमरान खान पर चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने हुए प्रदर्शन मामले में कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला देते हुए अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, और इसके बाद इमरान की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। भेजो, खुदा की कसम इतना धोएंगे ना, अगर जमान पर अगर तुम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया तो तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। हम मरे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, जो इधर आए हम सबको मारेंगे। आएगी सड़कों के ऊपर, आएगी सड़कों के ऊपर, इसका वो इलाज हम करेंगे कि ये याद करेगा। हाथों में डंडे, सड़कों पर भीड़ और शहबाज सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान में वैसे तो ऐसे नजारे अब आम हो चले हैं, लेकिन इस बार ये भीड़ जुटी है इमरान खान के लिए। वो इमरान खान जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दरअसल इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार तब से लटक रही है जब से एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इमरान पर चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन करने को लेकर केस चल रहा है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्हें तारीखों पर पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। तब से ही इमरान के समर्थकों में उनकी गिरफ्तारी का डर है, और वो इमरान के घर के बाहर डेरा जमाए हुए हैं। भीड़ के बीच महिलाएं भी बड़ी संख्या में हैं और लाठी डंडे लिए बैठी हैं। रात भर इमरान के घर के बाहर नजारा कुछ ऐसा ही रहा। जहां लाहौर की सड़कों पर कोहराम मचा है, तो वहीं पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने इमरान को खुली चेतावनी दे डाली। मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ, इसकी ऐसी तैसी ये बंद करके दिखाए मुझे। आएगी सड़कों के ऊपर, आएगी सड़कों के ऊपर, इसका वो इलाज हम करेंगे कि ये याद करेगा। इतना ही नहीं, राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान ड्रग्स लेते हैं, और अगर ऐसा साबित नहीं हुआ तो वो इस्तीफा तक दे देंगे। बिल्कुल मैं इरादा रखता हूं, लेकिन मैं आखिर वज़ीर-ए-आज़म की डायरेक्शन का और हुकूमत की इजाजत का पाबंद हूं। इसका ब्लड टेस्ट कराएं, अगर ये कोकीन और आइस का ये एडिक्ट ना निकले तो आप जो है ना, मैं इस्तीफा देने को तैयार। पहले इमरान खान लगातार शहबाज सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोले हुए हैं।
आज डिसिप्लिन से हो रहा है, थोड़ी देर का थोड़ा सा आराम आएगा, लेकिन कैंसर जब तक काट के निकाली ना जाए, ये कैंसर फैलती जाएगी, ये कर्जे बढ़ते जाएंगे, आमदनी सुकड़ती जा रही है। नाअहली इनकी ये है कि इन्होंने गलत फैसले कर करके मुल्क को आज यहाँ पहुँचा दिया है कि इस तरह का बजट लाना पड़ा है, और कोशिश कर रहे थे कि आरिफ अलवी के ऊपर सारा बोझ डाले। पार्लियामेंट में भी नहीं चाहते थे कि डिबेट हो इसके ऊपर। इमरान की गिरफ्तारी का ये डर ही है कि पीटीआई इस तरह के प्रदर्शन पर उतर आई है, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर ये भीड़ इमरान की गिरफ्तारी को कितनी देर तक रोक पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में कॉल ड्रॉप, स्लो इंटरनेट को लेकर चर्चा हुई। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को कॉल ड्रॉप पर काम करने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही ट्राई ने कहा है कि वो आने वाले दिनों में सेवाओं की गुणवत्ता के नियम कड़े करेगा। इसमें अनचाहे कॉल्स पर लगाम कसने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेने की बात भी कही गई है। वहीं बैठक में कमजोर कनेक्टिविटी को लेकर टेलीकॉम कंपनियों ने एक अजीबोगरीब दावा किया। कंपनियां ये कह रही हैं कि लो क्वालिटी मोबाइल फोन की वजह से भी कनेक्टिविटी कमजोर हो रही है। जी हां, ये दावा आज कंपनियों ने किया है ट्राई के सामने। अब क्या है इस दलील के पीछे आधार, पूरी डिटेल लेते हैं हमारे सहयोगी अमरीश पांडे से। अमरीश, दो धुरी में हम अपनी चर्चा को ले जाएंगे। पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, लेकिन दूसरी तरफ जरा हमें ये बताइए, ये अजीबोगरीब कौन सा लॉजिक दिया है इन कंपनियों ने कि फोन जो है वो ठीक नहीं है इसलिए कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है? दीपक, देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जब से ये समस्या शुरू हुई थी तब से जी बिजनेस इस समस्या को लगातार उठाए हुए है, और वो सारे तर्क जो हमने अभी तक रखे थे उन सारे तर्कों को काटने के लिए ट्राई की मीटिंग में कंपनीज ने वो सारी बातें वहां कही हैं कि इस सारी चीजों में हमारी गलती नहीं है, सब कुछ सिस्टम के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है या फिर सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। और ट्राई ने दो टूक शब्दों में साफ कहा है कि वजह कोई भी हो, आपको सेवा में सुधार करना होगा, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। और जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार ये भी स्पष्ट है कि अगर ऐसा नहीं कर पाती हैं कंपनियां जो तय समय दिया गया उनको, तो उनके ऊपर जो पेनल्टी है वो भी बढ़ाई जाएगी। अब बात करें अगर इस लो क्वालिटी हैंडसेट की, तो उन्होंने कहा है कि जब कंपनी ट्रांजिशन फेज में होती है 4G से 5G या फिर 3G से 4G और 5G, उस दौरान एक सर्टेन पीरियड के लिए दिक्कत आती है। ट्राई ने इस बात को तो मान लिया, लेकिन जब ये कहा गया कि अभी जब ट्रांजिशन पीरियड खत्म हो गया है, 6 महीने से साल भर 6 महीने से ज्यादा हो गए 5G को लॉन्च हुए, बावजूद उसके लोगों को वो सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं, तो कंपनीज ने कहा कि इसकी वजह है कि वो एक लो क्वालिटी का हैंडसेट है जो कि वो सर्विस को लोगों को वो सुविधा उसको लेने नहीं दे रहा है। इस पर भी ट्राई ने दो टूक शब्दों में कहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो क्या आपने इस बात को कहीं से भी किसी भी एजेंसी को या फिर सरकार की अथॉरिटी को इंगित किया है? अगर नहीं किया है तो इस बात का हवाला आप सीधा जाके डीओटी को दीजिए, लेकिन हमारे पास जो ग्राहकों की शिकायतें हैं उसके आधार पर हम आपको दो टूक शब्दों में यही कह रहे हैं कि आपको सेवाएं सुधारनी पड़ेंगी। इसका जो फोन की बात है तो उसमें उन्होंने ये तर्क दिया था कि कई बार फोन उस तरह के नहीं थे, लेकिन कंपनियों ने जबरदस्ती उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट किए हैं, इस वजह से वो हैंडसेट जो है उस सर्विस को संभाल नहीं पा रहे हैं। और ट्राई ने इन सारे दावों को, सारे जो बहाने हैं उनको दरकिनार किया है और कहा है कि भाई सर्विसेज आपको ठीक करनी पड़ेंगी। अमरीश, जरा आप थोड़ा सा समझाइए, क्या कंपनी कहना क्या चाह रही है? माना मेरे पास फोन है तो कंपनी ये कह रही है कि दीपक डोभाल के पास जो फोन है वो उसकी ये हैसियत नहीं है कि हमारी सर्विसेज को संभाल पाए, इसलिए दीपक डोभाल को सर्विस ठीक नहीं मिल रही है। देखिए, इसमें जो तर्क जो कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव वहां से निकल रहे थे, जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने यही कहा है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने 5G वाला हैंडसेट लिया है, लेकिन आपका 5G हैंडसेट हो सकता है कि 2 साल पुराना हो। 2 साल पुराना जो दावा है कंपनी का कि 5G का हैंडसेट है या 5G चलाने लायक वो हैंडसेट है, वो हैंडसेट उस तरह का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर नहीं था। कंपनी ने चूंकि दावा किया था आपसे कि वो 5G का सर्विस अफोर्ड कर सकता है, तो ऐसे में जब सर्विसेज शुरू हुई तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर को अपडेट किया। वो सॉफ्टवेयर आपको 5G की सर्विसेज दिखा तो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से उसका एक्सेस नहीं दे पा रहा है। इस वजह से कई फोन्स में ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो ये ऐसे फोन जो है, हालांकि बहुत कम संख्या में, क्योंकि जिस तरह से लोग लगातार अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, उन्होंने फोन भी अपडेट किए हैं। तो अच्छा, तो यानी कि अमरीश, जितना मैं समझ रहा हूं, ये सारी दलील थी 5G नेटवर्क को लेकर, जो नॉर्मल नेटवर्क है उसको लेकर नहीं थी। जी, ठीक है,
चलिए आप फटाफट से बता दीजिए वो AI लेकर क्या ट्राई आने वाला है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो टेलीफोन यूजर्स को होती है वो ऐसे नंबर्स के साथ होती है कि वो कौन से नंबर है, कॉल क्यों कर रहा है, अनसॉलिसिटेड अनवांटेड कॉल्स है, उनसे कैसे बचा जाए। और ये जो समस्या है ये जितना ग्राहकों के साथ है उतना ही कंपनियों के साथ है। तो ट्राई ने इसके लिए वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आधारित मशीन लर्निंग प्रोसेस जो है उसको शुरू करने की कवायद की है। इसमें साफ कहा जाएगा कि एक सिस्टम ऐसा बनाया जाए जिसमें कुछ सेट पैरामीटर्स होंगे और वो सेट पैरामीटर्स जो होंगे वो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स, इसके अलावा उनके जो मैसेज के हेडर्स और फुटर्स हैं उनको नोट करते हुए उनको ऑलरेडी उस सिस्टम से हटा देंगे। यानी कि ऐसी कॉल्स और ऐसे मैसेज आप तक आने से पहले ही रोक दिए जाएंगे नेटवर्क की तरफ से। और एक साथ इसमें एक अपडेट इसमें ये भी है कि अगर आपको लगातार इस तरह की चीजें हो रही हैं तो अगर आप उसको ब्लॉक नहीं कर पाते हैं तो ये जो सिस्टम होगा वो उसको फिल्टर करते हुए उस तरफ रूट कर देगा जिस तरफ ट्राई का मैकेनिज्म है उसको मॉनिटर करने का। और ऐसे में उनको बार करना ज्यादा आसान होगा कंपनीज के लिए भी। और अगर कंपनी नहीं कर पाती तो ट्राई उनको बता सकता है कि ये फला नंबर्स हैं, इनको आपको बार करना है। साथ साथ एक और सिस्टम इसमें कंपनीज की तरफ से ये भी ट्राई ने कहा है कि आप ऐसे नंबर्स की लगातार रीवेरिफिकेशन करते रहिए और अगर कोई ऐसा नंबर होता है जो कि एक जगह से कई तरह के मैसेज भेज रहा है या फिर एक ही जगह से कई तरह के मैसेज अलग अलग फोन हैंडसेट्स के जरिए जा रहे हैं तो उन जगहों को चुनिए और वहां से उस सर्विसेज को ब्लॉक कीजिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको बार कर दिए, उनकी कोई भी सर्विस करने की जरूरत नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ट्राई के साथ बैठक में आज टेलीकॉम कंपनीज ने जो बातें रखी है, जो दलील रखी है, उसका आपने विस्तार से पूरा विश्लेषण सुना। उद्धव ठाकरे इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। केंद्रीय मंत्री आहेत, त्यांनी सांगितलं होतं आपल्याला की द्या ब्रेकिंग न्यूज, धनुष्यबाण यांनाच मिळणार। हे कसं काय? म्हणजे हा काही ठरवलेला कट आहे का? कट होत आहे तर दिसतंय, कटकारस्थान होत आहे तर दिसतंय, पण या कटामध्ये केवढ्या मोठ्या पातळीवरची लोक सामील झालेली आहेत हे सुद्धा आता जनतेला कळायला लागलेलं आहे। कारण आपले राज्याचे उपमुख्यमंत्री सुद्धा मध्ये म्हणाले होते की हे धनुष्यबाण यांनाच मिळणार, केंद्रीय मंत्री म्हणतात धनुष्यबाण यांनाच मिळणार आणि आज धनुष्यबाण त्यांनाच दिलं गेलं। हे धनुष्यबाण पुन्हा एकदा सांगतो असं ओरबाडून तुम्ही घ्यायचा प्रयत्न केला तरी ते तुम्ही ओरबाडून घेऊ शकणार नाही, कारण हे शिवसेनेचं धनुष्यबाण शिवसेना प्रमुखांच्या पूजेतलं आहे। तुम्ही आत्तापुरतं तुम्हाला वाटत असेल, आता तिकडे जल्लोष चालला असेल, आपली चोरी पचली म्हणून चोरांना आनंद झाला असेल। शेवटी चोर तो चोर असतो, ज्याला स्वतः करण्याची काही मर्दानगी नसते तो नामर्दच अशी चोरी करू शकतो। म्हणून नामर्द किती जरी मातला तरी तो मर्द होऊ शकत नाही, हे सत्य आहे। त्याच्यामुळे आम्ही जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टात जात नाही, कारण आता शुक्रवार आहे, लवकरात लवकर आम्ही जाणार, तोपर्यंत त्यांना धनुष्यबाणाचे पेढे खाऊ द्या, धनुष्यबाण त्यांनी चोरल्याचा आनंद त्यांना मिळू द्या। शेवटी चोर बाजारालाच जर का मान्यता मिळणार असेल तर मग बाकीच्या बाजाराला काहीच अर्थ राहत नाहीये। एकूणच सगळे बाजार गुणगे म्हणजेच लोकशाही हे आपल्या देशाला परवडणारं नाहीये। म्हणून पुन्हा एकदा सांगतो की शिवसैनिकांनो, शिवसेना प्रेमीनो, कुठेही खचू नका। मी तर कुठे खचलेलं नाहीये। मी पहिल्या दिवशी सुद्धा सांगितलं होतं की ही लढाई आता शेवटपर्यंत आपल्याला लढावीच लागेल आणि विजय आपलाच होणार। फक्त हिम्मत सोडू नका, जिद्द खचून देऊ नका। बस मैदानात उतरलोय, आता विजयाशिवाय माघारी परतायचं नाही, एवढंच मी सगळ्यांना आवाहन करतो। बाकी आणखीन मला जे काय बोलायचं असेल ते येत्या 1-2 दिवसामध्ये मी वाटलं तर पुन्हा बोलेन, पण तूर्त मला असं वाटतं ही चोरी त्यांना काही काळ पचली अशी वाटत असेल, पण ही चोरी त्यांना पचणार नाहीये। परत सांगतो की त्यांना शिवसेना प्रमुखांचा फोटो चोरावा लागतोय, त्यांना शिवसेना हे नाव चोरावं लागलंय, त्यांना शिवसेनेचं धनुष्यबाण चोरावं लागलेलं आहे। असे चोर कधीही मर्दानगी गाजू शकत नाहीत। म्हणून हे नामर्दानो, तुम्हाला ही चोरी पचली अशी वाटत असेल तरी ती तशी पचणारी नाही, एवढं लक्षात ठेवा। आणि जनता याचा पुरेपूर बदला कोणत्याही येणाऱ्या निवडणुकीत घेतल्याशिवाय राहणार नाही। तो उद्धव ठाकरे विरोधियों पर निशाना साधते हुए चोरी का आरोप एक तरह से वो लगा रहे हैं शिंदे गुट पर और कह रहे हैं कि उनका चुनाव चिन्ह और नाम की चोरी की गई है और अपने कार्यकर्ताओं को एक तरह से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हिम्मत रखनी है, अंत में विजय उन्हीं की होगी। आगे बढ़ते हैं।
टेक्निकल टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए फोकस किया जा रहा है और इस मोर्चे पर मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये कहना है वस्त्र मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी राजीव सक्सेना का। टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर राजीव सक्सेना से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमरीश पांडे ने। किस तरह का ये इवेंट होगा, क्या इसका पूरा कार्यक्रम का फ्लो होगा और किस तरह का बिजनेस या फिर आउटकम इससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये टेक्नोटेक्स बेसिकली एक एग्जीबिशन है प्राइमरीली। एग्जीबिशन के साथ इसमें टेक्निकल डिस्कशंस होंगे, कॉन्फ्रेंसेस होंगी, सेलर बायर सेलर मीट होगी और हमारे पास कई कंट्रीज से एग्जीबिटर्स भी आए हैं जो अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे, प्लस काफ़ी कंट्रीज से बायर्स भी आए हैं जो इंडियन कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स देखेंगे और भारतीय इंडियन कंपनीज को भी कुछ ऑर्डर मिल भी सकते हैं और कुछ MOUs वगैरह साइन होंगे। एंड फाइनली CEO राउंड टेबल जिसमें डिफरेंट CEO होंगे और जो डिस्कस करेंगे टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर के को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो दिस इज़ लाइकली आउटकम ऑफ दिस एंड बाई दिस 3-day इवेंट भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर को, टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को इसमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा और जो बाकी इंडस्ट्रीज डिफरेंट अदर कन्वेंशनल टेक्सटाइल सेक्टर में थी वो भी प्रोत्साहित होंगी कि टेक्निकल टेक्सटाइल को भी अपनाएं, उसमें भी प्रोडक्शन में आगे आएँ। टेक्निकल टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, लगातार सरकार का फोकस भी है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल की ज़रूरत है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स भी, किस तरह के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स पर आप काम कर रहे हैं अगर हम सिर्फ टेक्निकल टेक्सटाइल की बात करें तो? अभी तक हम लोगों ने 107 आइटम पे वर्क किया था टेक्निकल टेक्सटाइल्स में, जिसमें 54 आइटम्स 54 आइटम्स थे मेडिकल टेक्सटाइल्स पर। मेडिकल टेक्सटाइल्स आप लोग PPE किट और मास्क से समझते ही हैं, प्लस इसमें बहुत सारे आइटम हैं। सैनिटरी पैड, डायपर से भी स्टार्ट होता है कंज्यूमर आइटम। तो 54 आइटम्स हमारे मेडिकल टेक्सटाइल्स के हैं, जिसमें 48 आइटम्स तो ऑलरेडी CDSCO जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है उससे कंट्रोल में है, रेगुलेशन में है, और उसके अलावा बचे 6 आइटम हैं उनको हम क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में लेके आ रहे हैं। BCCI के चीफ सेलेक्टर रहे चेतन शर्मा पर जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन गेम ओवर का बड़ा असर हुआ है। जी न्यूज के चेतन शर्मा के खुलासों के बाद पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया। स्टार खिलाड़ियों से लेकर क्रिकेट प्रशासकों तक तमाम बड़े चेहरों पर चेतन शर्मा ने बड़े बड़े दावे किए थे। 18 दिसंबर 2022 दिन रविवार, BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की चयन समिति के चेयरमैन चेतन शर्मा दिल्ली में अपने घर पर थे। स्वेटर पहनकर सोफे पर बैठे चेतन शर्मा से यह हमारी पहली मुलाकात थी, लेकिन यह आखिरी मुलाकात नहीं थी, क्योंकि ठीक 16 दिन बाद 4 जनवरी 2023 की शाम हम फिर मिले इसी घर में। इन 2 मुलाकातों के दौरान चयन समिति के चेयरमैन ने हमारे खुफिया कैमरे पर कई बड़े खुलासे किए। बदनाम करने के लिए गांगुली ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। वो खुलासे जिसने भारतीय क्रिकेट की ऐसी सच्चाई सामने रख दी है जो अब तक दुनिया से दबी हुई थी। 18 दिसंबर 2022 को शाम 6:51 पर चेतन शर्मा ने बात बात में ऐसी बात बता दी जिसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। हमने सोचा भी नहीं था कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों की फिटनेस पर खुद चयन समिति के चेयरमैन ही चौंकाने वाले ऐसे दावे करेंगे जो सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। चेतन शर्मा का दावा है कि टीम इंडिया में इंजेक्शन की मदद से अनफिट खिलाड़ी भी फिट हो रहे हैं। जो क्रिकेटर 100% फिट नहीं है वो भी टीम में बने रहने के लिए इंजेक्शन लेकर 100% फिटनेस साबित कर रहा है। इंजरी छिपा के ले जाते हैं। 15% अगर इधर उधर होते नहीं है ना, 85% में भी हमें बोलते हैं सब खेलने को सर, बट मेडिकल साइंस नहीं क्लियर करती ना उनको, तो वो प्रॉब्लम था। प्लेयर तो खेलना था, प्लेयर नहीं बना था। अगले की जैसे बुमराह बोला झुकी नहीं पा रहे तो क्या करेगा, तो 1-2 ऐसा जो मेजर इंजरीज हो जाती है। अदरवाइज तो 80% में भी ये तो बदमाश ऐसे हैं कि तो चुपचाप जाके कोने में जाके इंजेक्शन लेके गए, सब फिट है हम तो। सोचिए, BCCI के चीफ सेलेक्टर को भी ये मालूम है कि टीम इंडिया में फिटनेस हासिल करने के लिए खिलाड़ी इंजेक्शन ले रहे हैं।
लेकिन ये बात अब तक दुनिया से छिपी हुई थी। हालांकि एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि चेतन शर्मा उन इंजरी की बात नहीं कर रहे थे जो इतनी बड़ी होती है कि किसी खिलाड़ी का करियर खराब कर सकती है, क्योंकि बड़ी इंजरी में फिटनेस साबित करना बेहद मुश्किल होगा। वो हल्की इंजरी की बात कर रहे थे जिसमें खिलाड़ी 80 से 85% फिट होकर भी खेलने की जिद करते हैं। खिलाड़ी अपने रुतबे और स्टारडम का फायदा उठाते हुए चोरी छिपे इंजेक्शन वाला खेल खेलते हैं और बीसीसीआई सब जानते हुए भी इस खतरनाक खेल को रोकती नहीं। क्या इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी सीरीज के लिए टीम चुनी जाती है तो उस टीम में वो खिलाड़ी भी शामिल होते हैं जो इंजेक्शन के जरिए फर्जी फिटनेस हासिल कर लेते हैं? अभिषेक कुमार, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #ZeeIndia360 पर अपनी राय जरूर भेजिएगा। नमस्कार।